गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। तो आज हम जो अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में सब कुछ समझने वाले हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बहुत बार, उसको हमने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ामिनेशन में भी बहुत बार पूछी जाती है, तो उसको अच्छे से समझना, नोट्स बनाइए, लिखिए और बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी की। देखिए, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में सबसे पहला है एंटिटी। अब एंटिटी होता क्या है? देखिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका एग्जिस्टेंस है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, वैसे इंडिविजुअल को भी एक एंटिटी बोला जाता है, किसी भी इंडिविजुअल को। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस ही एंटिटी है। अब आप कहोगे सर क्या हम भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग भी एक एंटिटी माना जाता है, लेकिन उसके अकाउंट्स नहीं बनते। मैं आगे बताता हूँ, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंटिटी मीन्स अ reality that has a definite individual existence। इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस, बिजनेस एंटिटी मीन्स, देखो एंटिटी का मतलब तो हो गया किसी भी इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ केवल व्यक्ति नहीं होता, किसी भी चीज़ का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस है। आप हो, आप भी एक एंटिटी हो, एक बिजनेस है वो भी एंटिटी है, एक मकान है एंटिटी है। तो जितना भी जिस चीज़ का एग्जिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो सब एंटिटी है। लेकिन हम यहाँ केवल एंटिटी की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं बिजनेस एंटिटी की, जिसके लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी क्या है। बिजनेस एंटिटी मीन्स ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, जिसको कि हम कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी एक ऐसा बिजनेस जिसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, किस रूप में? बिजनेस के रूप में, तो उसे बोला जाएगा बिजनेस एंटिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो एंटिटी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस। बिजनेस एंटिटी क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस, जिसका अस्तित्व है, यानी कि जिसका अस्तित्व चाहे हमारी नज़र में हो, चाहे लॉ की नज़र में हो, चाहे गवर्नमेंट की नज़र में, अगर वो है एग्जिस्टेंस तो उसे बोला जाएगा एंटिटी। और बिजनेस अगर वो चला रहा है तो उसको बोला जाएगा बिजनेस एंटिटी। अब आते हैं ट्रांजेक्शन की तरफ। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है? एन इवेंट, कोई भी एक इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू। ध्यान रखना, ट्रांजेक्शन तभी होगा जब उसमें कोई क्या होगी? वैल्यू होगी बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। अभी हमने एंटिटी पढ़ा था, कोई भी एंटिटी के बीच में। तो एंटिटी किसे बोलोगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या आ गया? जैसे मैंने सामान खरीदा, एक दुकान है जिसका नाम है मोहन फर्नीचर। ठीक है, मोहन फर्नीचर से मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैं भी एक एंटिटी हूँ और मोहन फर्नीचर भी एक एंटिटी है। बस फ़र्क ये है कि मैं केवल एंटिटी हूँ और मोहन फर्नीचर बिजनेस एंटिटी है। बात समझ में आ गई? एक इवेंट है जिसमें वैल्यू एक्सचेंज हुई है, उस जितने रुपए मैंने दिए उसका उसने मुझे फर्नीचर दिया। तो ट्रांजैक्शन क्या बोलोगे आप? इट्स एन इवेंट बिटवीन टू एंटिटीज विच इन्वॉल्व सम वैल्यूज। ठीक है, विच इन्वॉल्व सम वैल्यूज। आपको बात समझ में आ गई? इट कैन बी परचेज अ गुड्स, रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ, कुछ भी हो सकता है। सामान का खरीदना, गुड्स का मतलब सामान होता है। हाँ, इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान। रिसीट ऑफ मनी, पैसा रिसीव करना। क्रेडिटर को पेमेंट करना। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने सामान उधार खरीदा होता है। इसके बारे में डिटेल आगे है। इनकरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे करोगे, इनकर मतलब खर्चे करना। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि किसी भी दो पक्षों के बीच में, दो आदमी हैं एक्स और वाई, दोनों एंटिटी हैं, उनके बीच में पैसों का लेन देन हुआ तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। आपने बैंक से पैसा निकाला, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। आप, क्योंकि इसमें आप भी शामिल हो, एक एंटिटी है, और बैंक भी शामिल है, वो बिजनेस एंटिटी है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं एसेट्स की साइड में। एसेट्स आर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, तो एसेट्स क्या है? कोई भी इकोनॉमिकल रिसोर्स जो एंटरप्राइज के लिए बड़े यूजफुल होते हैं, जिसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उसकी ओनरशिप होती है। ध्यान रखना, जिसमें किसकी ओनरशिप होती है? बिजनेस की ओनरशिप होती है, उस एंटिटी की ओनरशिप होती है। मैं एसेट्स के बारे में बात करूँ, यहाँ तो केवल बिजनेस की बात करी गई है। मैं अगर बात करता हूँ, मेरे घर में फ्रिज रखा हुआ है, पंखा रखा हुआ है, फैन आपका बक्से रखे हुए हैं, अलमीरा रखी है, सोफ़ा रखा है, टीवी रखा है, ये सारी की सारी मेरी क्या है? ओनरशिप है। और इसमें मैंने क्या है? इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, कितने में लिया, ये पूछते हैं ना हम लोग। तो ये कहलाती है एसेट, जिसमें मेरा अधिकार
है। तो ये क्या कहलाएगा? एसेट्स है। आपको समझ में आ गई बात? अब मैं इस एसेट्स को कुछ भी कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, किसी को फेंक सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, मतलब मेरा अधिकार है इसमें, दैट्स वाई इट्स एन एसेट्स। ऐसे ही बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस के पास भी कुछ एसेट्स होती है। बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस जिसमें चला रहा है वो सामान, स्टॉक, वो भी उसकी एसेट है। ठीक है। अगर बिल्डिंग बिजनेस की ही है, बिजनेस के पर्पज़ के लिए बनाई गई, तो वो बिल्डिंग भी एसेट है। उसी प्रकार से उस बिजनेस के अंदर लगे हुए फैंस, वो सारी एसेट्स हैं। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगी? उसकी ओनरशिप है, जिसमें कि वो बिजनेस को चलाएगा, वो एसेट्स कहलाती है। इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एसेट्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स, ऐसी ओनरशिप, ऐसी बिलोंगिंग्स बिजनेस की जिसका जो कि एक साल के अंदर चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। फ्रीक्वेंटली चेंज मतलब उसको चेंज कैसे होती है? या तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। कैसे बढ़ेगी? खरीद कर या बेच कर। यानी कि फ्रीक्वेंटली हम उसका यूज़ करते रहते हैं, बेचते खरीदते रहते हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदा जाता। जैसे कि मैं आपको बात करूं, मेरे घर में जो राशन है, जैसे मैं कहता हूं कि मैं अगर सभी के घर में होगा, मेरे क्या, आप लोगों के घर में जो आटा, दाल, चावल है, फ्रीक्वेंटली आप खरीदते हैं इसको। रोज़ चीनी हो गया, फ्रीक्वेंटली खरीदा जाता है, ओनरशिप है। ठीक है, आपका अधिकार है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, सामान है, किसी को भी दे सकते हो। तो वो क्या है? फ्रीक्वेंटली कम बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप देखो कि क्या आप सोफ़ा, क्या आप रेफ्रिजरेटर, क्या आप टीवी रेगुलर खरीदते हो? क्या रोज़ खरीदते हो? रोज़ चेंज होता है? नहीं। इनकी टेंडेंसी क्या है? ये ज़्यादा से, यानी कि कम से कम एक साल से ज़्यादा ही टिकेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये चेंज होना होगा, इनको चेंज करना होगा, तो मिनिमम 5 या 10 साल या 6 साल तक ये चेंज नहीं किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। तो इन्हें बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। करंट एसेट्स क्या होती हैं? बिजनेस के अंदर आप जाते हो, किसी दुकान में जाओगे, वहाँ पर को रखा हुआ राशन, जैसे आपने उससे कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, 10 किलो के आटे का कट्टा दे दो, तो क्या हो रहा है? वो आपको सामान बेच रहा है, और जैसे ही बेच रहा है सामान, उसका ख़त्म हो रहा है, तो वो सामान फिर मंगा रहा है। तो इस तरह से उसके यहाँ सामान का जो स्टॉक है वो बढ़ता कम होता रहता है। ठीक है, तो करंट एसेट्स है। इसी तरह से उसका जो बैंक का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस, आज पैसा विड्रॉ किया, कम हो गया, कल फिर डिपॉजिट किया, बढ़ गया। तो यानी कि फ्रीक्वेंटली कम होता बढ़ता रहता है, तो वो कहलाता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या है? जो उसका कैबिन रखा हुआ है, वो कैबिन को बार बार बेच नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है, या फिर जो भी आपने फ़ैन लगाए हैं, जो एसी लगाए हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इसी को इसने चार्ट में बना रखा है। देखिएगा नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है और करंट एसेट्स में क्या क्या है। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट का मतलब होता है जो फिक्स रहती हैं, बार बार चेंज नहीं होती हैं। बिल्डिंग, लैंड हो गया, घर का ये सॉरी फर्नीचर हो गया, ये बार बार चेंज नहीं होती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जैसे आपने एफडी बना दी। एफडी क्या होती है? 5 साल के लिए फिक्स है, यानी कि उसमें बार बार चेंज नहीं होता। लेकिन दो तरह के अकाउंट है, एक तो एफडी हो गया, एक सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में बार बार पैसा जमा कर सकते हैं, बार बार पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सेविंग अकाउंट किस तरह का नेचर हो गया? करंट अकाउंट का। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लंबे समय का, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स ये आपके कोर्स में अभी है नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दे दिया, उसने कहा कि मैं आपको 5 साल बाद पे करूंगा, तो यानी कि 5 साल तक आप उससे पैसा नहीं मांग सकते हो। लेकिन ठीक है, तो 5 साल तक आपने किसी को लोन दे रखा है, आप दे भी तो सकते हो ना, तो वो कहलाएगा नॉन करंट एसेट। आपका अधिकार है उस पैसे को लेना, जहाँ पे भी आपका अधिकार बनेगा वो आपकी एसेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। उसी तरह से करंट एसेट्स है। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, जहाँ पर को आपने पैसा लगा रखा है, जिसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल है, और 1 साल के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है जो भी स्टॉक्स हैं आपके पास किसी भी चीज़ के, वो इन्वेंट्रीज हैं, बढ़ती घटती रहती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? इसको भी हम जान लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है आपने जो सामान उधार बेचा, यानी बिजनेस ने जो सामान उधार बेचा है, उसका पैसा कितने समय में मिलेगा, वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब जो आपने ट्रेड किया सामान को बेचकर, उसका कितना समय में पैसा मिलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? ऐसा कैश यानी ऐसा एसेट जिसको कि हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको, इसमें क्या क्या शामिल होता है उसको समझ लेते हैं। इसमें एक तो कैश ही शामिल होता है, जिसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं कैश के। बैंक का बैलेंस भी इक्विवेलेंट मानते हैं। चेक हो गया, वो कैश के इक्विवेलेंट है, तो इसलिए उनको इक्विवेलेंट मानते हैं।
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई शॉर्ट टर्म आपने लोन दिया होगा किसी को, उससे बोला होगा कि भाई 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देना, तो वो शॉर्ट टर्म एडवांस है। ध्यान रखना, लोन दिया है आपने, आपका अधिकार है, इसलिए वो एसेट है। और अदर करेंट से अब आते हैं फिक्स एसेट के टाइप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स एसेट्स के टाइप, फिक्स एसेट किसे बोलते हैं? फिक्स ऐसी एसेट्स जिसमें एक तो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड है, बड़ी अमाउंट इन्वेस्टेड है, लेकिन उनका फ्रीक्वेंट चेंज अपग्रेडेशन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, तो उसके भी 4 टाइप हैं। टेंजिबल एसेट्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके घर का, ठीक है। आपके घर में जितना भी फर्नीचर है, जितना भी आपका टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये क्या है? दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। ये क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट है इनको। और दूसरा क्या है? इनको आप बार बार खरीदते या बेचते नहीं हो, तो वो टेंजिबल एसेट्स कहलाएंगी। तो सर ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? देखो, इंटेंजिबल एसेट्स हमारे घर में तो नहीं होता, बिजनेस में ज़रूर होता है। बिजनेस में क्या होता है, देखिए बताता हूँ मैं। जैसे मान लिया जाए इंटेंजिबल एसेट्स में हमने क्या किया कि एक प्रोडक्ट बनाया, कोई एक मैन्युफैक्चरर था, उसने एक प्रोडक्ट को बनाया। अब हमने कहा कि कहीं मेरा प्रोडक्ट कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, तो इसके लिए कॉपीराइट लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? कॉपीराइट, गवर्नमेंट की तरफ से कॉपीराइट लेने पड़ते हैं। कॉपीराइट का समय होता है 5 साल, 10 साल, 3 साल, इस तरह से उनका टाइम डिफाइंड होता है। उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट की कोई नकल नहीं बना पाए और आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। कोई नकल बनाएगा तो वो आप उस पर केस कर सकते हैं। तो इस प्रोटेक्शन को लेने के लिए आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो वो पैसा जितने साल के लिए दिया जाएगा वो आपकी एसेट्स माना जाएगा, उसे बोलते हैं कॉपीराइट्स। लेकिन वो कॉपीराइट का फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, बस आपको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो उसे बोला जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये सारे के सारे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? आप अपना कहीं मकान बना रहे हो, लेकिन बना तो नहीं है ना, फिर भी उसमें हम कहते हैं जैसे मकान बनाने लगे तो आपने क्या करा कि पहले ही तो मकान सीधे खड़ा नहीं हो जाएगा। क्या होगा? पहले कुछ पैसा इन्वॉल्व होगा, रेत बजरी ईंट लगाने में, फिर थोड़ा सा मकान बढ़ेगा, फिर थोड़ा मकान बढ़ेगा। तो जब तक मकान बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने पूरा मकान कंप्लीट करने के बाद आपने बोला कि सर ये तो 50 लाख का बना, लेकिन 50 लाख एक ही दम थोड़ी ना लग गए। तो जब ये बन रहा था तो उस समय की कॉस्ट को बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जब वो वर्किंग में था। जब मान लिया जाए आपने पहले 10 लाख रुपए लगाए तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल वर्क इन, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस ₹10 लाख। फिर 5 और लगाए, फिर कितना हो गया? 10 + 5 15, फिर 10 और लगाए, 15 + 10 कितना हो गया? 25। तो इस तरह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे टेंजिबल एसेट्स, ध्यान रखना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जब पूरा हो जाएगा तो वो टेंजिबल एसेट्स बन जाएगा। यहाँ पर को ध्यान दें, जब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होगा तो वो क्या हो जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। मैंने अभी बताया ना, बिल्डिंग जब 50 लाख की बन गई तो वो क्या हो जाएगी? टेंजिबल एसेट्स। है तो फिक्स ही, लेकिन वो क्या होगी? दिखाई तो दे रही है ना, टेंजिबल एसेट्स है। उसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स भी सीधे जाकर मिल नहीं जाता, उसमें भी टाइम लगता है। 3 4 5 6 7 8 महीने या 10 महीने भी, ऐसे लंबा समय भी लग सकता है। तो उसको इनकर करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा, खर्चे होते जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ये ध्यान रखना, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जब तक ये बन रहा है, आपने 1 लाख रुपए लगा दिए लेकिन अभी तक आपके हाथ में वो कॉपीराइट नहीं आया है, तो वो अंडर डेवलपमेंट आएगा। और जब वो बन जाएगा तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? एसेट हमने देखा हमारा अधिकार है, लाइबिलिटीज़ उसी तरीके से हमारी क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने किसी से उधार ले लिया या आपने किसी से उधार लिया, अब आप कहोगे मेरी जिम्मेदारी है कि उसको पे करना, तो आपकी लाइबिलिटी है। आपने बैंक से लोन ले लिया, अब आपकी लाइबिलिटी बन गई, यानी कि आपकी जो भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू क्या होगा? पे। आपने जो भी पेमेंट करना है, जिसका ऑब्लिगेशन है, वो क्या कहलाएगा आपका? बताइए, वो कहलाएगा लाइबिलिटी। क्लियर हो गया? तो लाइबिलिटी है ऑब्लिगेशन टू पे। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेट्स, उधार को बोलते हैं डेट। हाँ, ये डेट्स बोलते हैं, डेब्ट्स मत बोलना। दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर में पेमेंट करने का वादा कर दिया आपने, ऑब्लिगेशन है आपका। दे रिप्रेजेंट्स क्रेडिटर्स,
क्लेम ऑन फर्म्स एसेट्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि जिससे आपने पैसा लिया है उसका आपका अधिकार बन जाए। देखो होता क्या है कि आपने जिससे पैसा लिया होगा, आप अगर पैसा नहीं चुकाओगे तो क्या करेगा, आपकी संपत्ति को बेच देगा, तो इसीलिए उसका अधिकार बन जाता है आपकी एसेट्स पे। अभी तो आपका अधिकार है, अभी तो संपत्तियों पर किसका अधिकार है, आपका। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट करने पे, यानी कि टाइम पर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं जो उधार आपने लिया है, जो ऑब्लिगेशन आपने लिया है, तो फिर ये अधिकार यानी कि आपकी एसेट पर अधिकार किसका बन जाएगा, आपकी जो फर्म की एसेट है, फर्म किसे बोलते हैं, बिजनेस को बोलते हैं, हाँ फर्म, बिजनेस की एसेट्स पर जो जिसपे अभी तक आपका अधिकार था, अब फिर किसका अधिकार हो जाएगा, ये क्रेडिटर्स का अधिकार हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो इसने एग्जाम्पल दे रखा है, फिलहाल आप उसको देख लेंगे। तो यहाँ लाइबिलिटी के दो पार्ट बनाए गए हैं, यहाँ पे भी है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। करंट का मतलब हमेशा ध्यान रखना, करंट यानी कि 1 साल के भीतर का होता है। ऊपर हमने करंट एसेट भी देखी थी, यहाँ करंट लाइबिलिटी भी देख रहे हैं। ऐसा उधार, ऐसा ऑब्लिगेशन जो 1 साल के अंदर सेटल करना है आपने, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसा उधार जो आपने लंबे समय के लिए ले रखा है बैंक से या कहीं और से, जिसकी वैलिडिटी क्या है, आपने बोल रखा है कि मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है। जैसे कि हमने लेते हैं हाउस लोन लेते हैं, हम बैंक से 4-5 साल का लोन ले लेते हैं, कार का लोन हो गया, तो ये क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि इनका रीपेमेंट टाइम क्या है, 5 साल, 3 साल, यानी 1 साल से ज़्यादा है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ध्यान रखना। हाँ, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये तो इसको छोड़ देना। तो हम आगे देखते हैं, लॉन्ग बोरोविंग यानी कि लंबे समय का उधार, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक ही बात है, इसमें कुछ नहीं है। प्रोविजंस को हम समझते हैं, ये प्रोविजंस क्या होता है। प्रोविजंस देखो ऐसा होता है कि प्रोविजंस एक नोन लाइबिलिटीज है लेकिन अमाउंट अननोन है, नोन लाइबिलिटीज है लेकिन अमाउंट अननोन है। ये क्या होता है, मान लिया जाए कि देखिए होता क्या है कि हमें पता है कि हमें रेगुलर टैक्स देना है हमारी इनकम पर, बिजनेस चल रहा है तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना। हमें पता है कि इनकम पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है कि हमें फ्यूचर में कितनी इनकम होने वाली है। अब जब फ्यूचर की इनकम का पता ही नहीं होगा तो हम क्या एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि कितना टैक्स होगा। हमें अगर एग्जैक्ट पता होता कि हमारी इतनी इनकम होने वाली है फ्यूचर में, तो हम एग्जैक्टली टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते थे कि इतना % टैक्स होगा। लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं रहता, इसलिए क्या होता है, हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि टैक्स कितना पे करना है। इसीलिए हम एक अनुमान के मुताबिक, हमें पता तो है टैक्स तो देना ही है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने रुपए का टैक्स देना है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है प्रोविजन। प्रोविजन आर दोज लाइबिलिटीज, प्रोविजन आर दोज लाइबिलिटीज द अकरेंस इज सर्टेन, जिसका अकरेंस तो सर्टेन है बट द अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन अमाउंट फिक्स्ड नहीं है। तो ये दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब जिसकी वैलिडिटी क्या होगी, 1 साल से ज़्यादा होगी, और शॉर्ट टर्म जो होंगे जिसकी वैलिडिटी 1 साल से कम होगी। इसके बारे में आगे हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल क्या होती है, अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल होती है अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाई, यहाँ पर कोई कैश इंट्रोड्यूस मत करना, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए शुरू में पैसा लगाना पड़ता है, अमाउंट लगानी पड़ती है, तो वो कहलाती है कैपिटल। एक ओनर, कोई भी ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लगाएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल के रूप में वो कैश भी लगा सकता है। मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए कैश हो गया, मेरे पास थोड़ा सा सामान भी पड़ा हुआ है 5 लाख का, तो 15 हो गया। और उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास फर्नीचर भी रखा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो बिजनेस दुकान में लगाते हैं, 2 लाख का फर्नीचर है, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख कैश, 5 लाख फर्नीचर, 2 लाख क्या हो गया, सॉरी 5 लाख का स्टॉक और 2 लाख का फर्नीचर, 17 लाख रुपए। तो कैपिटल 17 लाख हुई। ध्यान रखना, कैपिटल केवल 10 लाख नहीं होगी जो आपने कैश दिया, कैश ही केवल कैपिटल नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पर कोई यूज हुआ है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। क्लियर हो गई बात, जिसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। ओनर जो लगाता है, मालिक जो लगाता है, किस में, बिजनेस में, फर्म में, फर्म बार बार यूज हो रहा है तो बिजनेस बोल सकते हो आप, हाँ ठीक है। इट मे बी ब्रॉट, इसमें लिखा हुआ है कि वो लाई जाए, ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट, किसी भी फॉर्म में लाई जा सकती है, चाहे वो कैश में लाए चाहे वो अदर एसेट के फॉर्म में लाए। समझ में आ गया, कैपिटल हो गया। सेल्स किसे बोलते हैं अभी देखते हैं। देखो सेल्स, सेल्स का मतलब मार्केट में लगने वाली सेल नहीं है, सेल का मतलब होता है, सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू किसे बोलते हैं, सामान बेचकर जो पैसा आता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं।
मैंने 10 रुपये का सामान बेचा तो 10 रुपये मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। सेल्स आधा टोटल रेवेन्यू। अब ये तो मैंने केवल एक ही सामान बेचा ना, तो वो रेवेन्यू है। साल भर में मैंने जितना सामान बेचा होगा, जितना रेवेन्यू मैंने कमाया होगा सामान बेचकर, सामान बेचने की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, उसका टोटल कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू उसका टोटल कहलाएगा सेल्स, ठीक है। ध्यान रखना, सामान बेचकर या सर्विसेज बेचकर, देखो दो चीज़ें बेची जाती हैं। जो सामान बेचते हैं, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं, किसी किराना की दुकान में जाएंगे तो वहाँ सामान बेचेगा वो। लेकिन अगर मैं नाई के यहाँ जाऊँ तो वो क्या देगा, सर्विस देगा। वो क्या देगा, सर्विस देगा। तो वो क्या बेच रहा है, 50 रुपये बाल काटने के ले रहा है, तो मतलब उसने कुछ दिया क्या, हमें नहीं दिया, उसने हमें सर्विस दी। तो सर्विस बेचकर जो उसने पैसा लिया वो भी रेवेन्यू है। साल भर में जो सर्विस बेचकर या गुड्स को बेचकर जो पैसा आया वो कहलाएगा क्या, रेवेन्यू। ये ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, सॉरी, वो क्या कहलाएगा, सेल्स। रेवेन्यू किसे कहेंगे, सामान बेचकर जो पैसा आया, सामान या सर्विस बेचकर, दोनों वर्ड ध्यान रखना जरूरी है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विस, टोटल गुड्स और सर्विस को बेचकर जो पैसा आ रहा है उसे बोलेंगे रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू को बोलेंगे हम सेल्स। द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स इज टर्म्ड एज सेल्स। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू मैंने अभी बता दिया है तो इसके बारे में ध्यान रखना। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ध्यान रखें, एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्चे। एक्सपेंसेस कॉस्ट एनकर्ड, जो भी कॉस्ट एनकर्ड किए इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना भी आपने खर्चा किया है, कॉस्ट एनकर्ड की है, जो भी कॉस्ट लगाई है वो कहलाएगा एक्सपेंस। क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं, दुकान का किराया हो गया, दुकान में रखे हुए वर्कर्स की वेजेस हो गई, मजदूरी हो गई, जो लेबर लगे हैं उनका खर्चा हो गया, ठीक है, जो आपने लोन लिया था बैंक से उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो जितनी भी लाइटिंग वगैरह सबका, क्यों आखिर कर क्यों रहे हो ये सारी चीज़ें, सामान को बेचने के लिए तो कर रहे हो ना। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, बैनर बनाया उसका खर्चा है, तो सारे के सारे टेलीफोन वगैरह के खर्चे क्या कहलाएंगे, कॉस्ट है। वो किसके लिए इनकर करिए आपने, पैसा कमाने के लिए तो करिए ना, रेवेन्यू कमाने के लिए, सामान को बेचने के लिए तो करिए, तो इसीलिए उसको बोला जाएगा एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर ब्रॉड है, किससे ब्रॉड है, एक्सपेंस से। एक्सपेंस जैसे इसका एक पार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका एक पार्ट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है कि ये भी है, तो ये भी क्या, स्पेंड करना है मनी को, मनी को क्या करना है, खर्च करना है। स्पेंडिंग मनी और एनकरिंग अ लाइबिलिटीज फॉर सम बेनिफिट, एनकरिंग अ लाइबिलिटीज और सम बेनिफिट। सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन कॉल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ द मशीनरी, परचेज ऑफ द फर्नीचर। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, होता क्या है कि जितना भी आपने पेमेंट किया, यहाँ पे को कॉस्ट एनकर्ड नहीं बोला, यहाँ पे को क्या है कि स्पेंडिंग मनी, यहाँ पे को बोले जो भी आपने पैसा खर्च किया तो वो कहलाएगा एक्सपेंडिचर। जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए मैंने क्या करा, मैंने पैसा तो लगाया, अब मेरे पास 10 लाख रुपए था, मैंने 10 लाख रुपए से बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन 10 लाख रुपए रख के तो बिजनेस नहीं होगा ना। अब 10 लाख रुपए से मैंने क्या करा, मैंने 1 लाख रुपए का क्या करा, फर्नीचर और जोड़ दिया, तो 1 लाख रुपए मैंने खर्च किए किसमें, फर्नीचर में, तो वो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने सामान खरीद लिया 2 लाख का, तो ये भी एक्सपेंडिचर है। उसी तरीके से फिर मैंने फ़ैन वगैरह, जो सीलिंग्स फ़ैन थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, उसमें खर्च कर दिया, तो ये भी मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, अंतर मैं बताता हूँ। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम जो एक्सपेंडिचर की बात करी है ऊपर, एक्सपेंसेस की बात करी, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कमाने के लिए जो कॉस्ट एनकर्ड की जाएगी वो कहलाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, ये क्या कहलाएगी, एक्सपेंसेस कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, किसको एक्वायर करने के लिए, किसी एसेट्स को, संपत्ति को खरीदने के लिए किया गया स्पेंडिंग, खर्च किया गया पैसे का खर्च क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, बताया मैंने, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऊपर एक्सप्लेन किया गया, ये देखो, ठीक है। एक हो गया क्या, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक क्या हो गया, एक्सपेंडिचर के दो टाइप हो गए, एक तो ये एक्सप्लेन है यहाँ पर को, ठीक है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको एक्सपेंस भी बोला जाता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, अमाउंट स्पेंड ऑन एक्वायरिंग द एसेट्स,
एसेट्स को खरीदने में जितना भी पैसा गया वो कहलाएगा एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं प्रॉफिट किसे बोलते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ द रेवेन्यू फॉर अ पीरियड। देखो सीधी बात है, प्रॉफिट किससे बोलोगे, जितना भी खर्चा आपने किया है और जितना भी रेवेन्यू कमाया, जितना भी क्या कमाया, रेवेन्यू। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर ऑफ अ पीरियड ओवर द रिलेटेड एक्सपेंसेस। जितने भी खर्चे हुए हैं, आपने मान लीजिए रेवेन्यू कमाया 10 रुपये का, खर्चे हुए 8 रुपये के, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपये का, ठीक है। 10 रुपये का आपने क्या करा, रेवेन्यू कमाया, 8 रुपये का इसकी खर्चा पड़ गया था, एक्सपेंस कितने में, 8 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपये। तो इसे कहते हैं कि सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। तो फिर गेन क्या चीज़ होती है, ध्यान रखना, प्रॉफिट कमाया जाता है किस आइटम में, प्रॉफिट कमाया जाता है उन आइटम्स में जिसके लिए बिजनेस एस्टैब्लिश होता है। गेन भी वही चीज़ है, गेन भी बेची, कोई चीज़ मैंने 10 रुपये में बेची, खरीदी थी 8 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। तो आप बोलोगे तो सर अंतर क्या है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर को मैंने सामान बेचकर पैसा कमाया, यहाँ पर को मैंने क्या किया है, सामान बेचकर, बिजनेस जिसके लिए इस्टेब्लिश हुआ है। मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक दुकान खोली जिसमें मैं किसका सामान बेचता हूँ, ग्रॉसरी, सॉरी ये ग्रॉसरीज का सामान जिसे बोलते हैं, जैसे परचून का सामान बेचते हैं, उसमें मैंने चीनी आटा दाल बेची, तो 10 रुपये मान लीजिए, 10 रुपये का सामान बेचा, 8 रुपये का खर्चा पड़ा, 2 रुपये कमाया, तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट। लेकिन उसी दुकान में मैंने क्या करा, पंखा पुराना पड़ गया था, ठीक है, कबाड़ी वाले को मैंने बेच दिया 10 रुपये में, खरीदा था मैंने 8 रुपये में, तो इसमें मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। तो वो प्रॉफिट नहीं है, क्यों नहीं प्रॉफिट है, उसे गेन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, बिकॉज पंखा बेचना मेरा बिजनेस नहीं था, और जिस काम को मैं रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर नहीं करूँगा ना मैं, पंखा पंखा रेगुलर तो नहीं बेचूंगा, लेकिन चीनी आटा दाल तो रेगुलर बेचूंगा ना। तो रेवेन्यू जो, यानी कि ध्यान रखना, जो रेगुलर वर्क है उसमें कमाया गया सरप्लस जो है रेवेन्यू का, वो कहलाएगा क्या, प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या होता है, गेन होता है नॉन रिकरिंग आइटम को बेचने से, जो कि हमारा गुड्स नहीं है, बिना, जो कि गुड्स नहीं है, कभी कभार होता है, तो उसे बोलते हैं गेन। अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द इवेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल, कभी कभार होते हैं, इंसिडेंटल टू द बिजनेस, सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कभी कभार होंगे, ये रेगुलर होंगे। ये क्या होंगे, रेगुलर है, दोनों ही नेचर एक समान, लेकिन ये कभी कभार होते हैं और वो रेगुलर होंगे, तो उसे बोला जाएगा गेन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लॉस। लॉस तो समझ ही गए होंगे, यहाँ पर कोई रेवेन्यू ज़्यादा है, अगर क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पर को हमारा खर्चे ज़्यादा हो गए और रेवेन्यू कम हुआ, पहले पहले ऐसा ही होता है, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो लॉस ही होता है, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू होता है। पहले मान लिया जाए क्या हुआ, आपको खर्चा पड़ गया 10 का और सामान बेचा आपने 8 में, तो अब आपको लॉस कितने का हो गया, 2 रुपये का हो गया, तो उसे बोलेंगे हम लॉस। तो लॉस किसे बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का एक्सेस रेवेन्यू के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट क्या होते हैं, नाम तो बहुत सुना होगा डिस्काउंट का, आज हम समझते हैं क्या चीज़ है। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। डिस्काउंट क्या होता है, जो सामान बेच रहे हैं उसके प्राइस में डिडक्शन, कभी कभार दुकानदार दे देते हैं ना डिस्काउंट, तो है क्या, उसको इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, इट इज ऑफर्ड इन 2 वेज, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ द एग्रीगेट परसेंटेज, कभी ये परसेंटेज में दिया जाता है लिस्ट प्राइस के, कोई कोई सेलर, और कभी कभार सच डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए क्या लिखते हैं दुकानदार, 2 तरह का डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलते हैं, जब ये परसेंटेज में दिया होता है, ठीक है, लिस्ट प्राइस के, तो ये सभी को ऑफर होता है। किसको होता है ऑफर, सभी को। जैसे दुकानों में देखा होगा 60% ऑफ, तो ये केवल एक कस्टमर के लिए नहीं है, जो भी कस्टमर जाएगा उसको क्या मिलेगा, 60% ऑफ मिलेगा। एक सर्टेन परसेंटेज होता है उसके लिस्ट प्राइस में। तो आप देखोगे प्रोडक्ट का प्राइस, आप जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, बाहर लिखता है 60% ऑफ, आप देखते हैं वहाँ पर को आपके किसी क्लॉथ का प्राइस है 3000 रुपये, तो 60% ऑफ होके वो आपको मिलता है 1200 रुपये में। कितने में मिलेगा, 1200 में। तो ये क्या है, एक प्रकार से ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, फॉर ऑल, किसके लिए होगा, हर एक कस्टमर के लिए होगा, किसी स्पेशल कस्टमर के लिए नहीं होता। ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, सर्टेन परसेंटेज होता है। इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर एंड द होलसेलर टू द ट्रेडर। ये जनरली क्या होता है कि होलसेलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहीं से ऑफर आते हैं।
आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर्स में बी गिवन द सर्टेन डिडक्शन, ये अभी बताऊंगा डेटर्स और क्रेडिट क्या होता है, फिलहाल आप इतना ही समझ लो। एक और होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नाम से ही पता चल रहा है कि कैश देने पर जो भी जल्दी कैश दे देगा, जो भी, अब ये हर एक के लिए नहीं होता, ये तो सबके लिए ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट उसी के लिए होगा जो कि शर्तों का पालन करेगा। यानी कि बिजनेस ये ऑब्लिगेशन लगाया था, अगर आपने 1 महीने के अंदर पेमेंट किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी कि सबके लिए तो नहीं है ना, जो करेगा पेमेंट उसके लिए, स्पेशल कस्टमर्स के लिए होता है टू इनकरेज द पेमेंट। पेमेंट को इनकरेज करने के लिए जब ये ऑफर प्रोवाइड किया जाता है, किसकी तरफ से? दुकानदार की तरफ से। कौन से पेमेंट को? उधार जो बेचा है, आपने सामान को उधार बेचा, अब आप सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा पेमेंट आ जाए, तो आप कहोगे कि भाई आप उधार को अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो लोग इस लालच से क्या करते हैं, पेमेंट जल्दी करते हैं, तो उसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश को रिकवर करने के लिए जब क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। अब आते हैं वाउचर की तरफ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाउचर किसे बोलते हैं? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी ट्रांजेक्शन का। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज वाउचर। सीधी बात है, कोई भी सामान मैंने खरीदा, जैसे मैं बैंक में जाता हूँ पैसा जमा करने 10,000, तो फिर हम क्या लेते हैं? स्लिप, तो वो भी क्या है? वाउचर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि मैंने पैसा जमा किया था। मैं दुकान से सामान खरीदता हूँ और दुकान की पर्ची ले लेता हूँ, सामान क्या क्या खरीदा, जिसमें दुकानदार की स्टैंप होती है, तो वो क्या है? वाउचर। तो वाउचर कोई भी एक ट्रांजेक्शन की प्रूफ हो गया कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। अच्छा, अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लेता तो वो वाउचर नहीं है। हम ज़्यादातर क्या होता है, छोटा मोटा सब्जी ले आते हैं, कोई रसीद नहीं लेते हैं, तो क्या ये प्रूफ कर सकते हो आप कि मैंने सब्जी खरीदी थी? नहीं कर सकते, उसका कोई प्रूफ आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, सामान खरीदने के लिए वाउचर होना जरूरी है, और बिना वाउचर के अकाउंटिंग में एंट्री हो ही नहीं सकती। ध्यान रखना, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देयर विल बी नो, क्या होगी? रिकॉर्डिंग। बिजनेस के अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो वाउचर इज मस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या होता है? जिसमें बिजनेस डील किया जाता है। गुड्स यानी सामान को बोलते हैं, जो सामान हम बेचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिसमें बिजनेस अपना डील करना चाहता है। सपोज करते हैं आपके पास है ग्रॉसरी बिजनेस, आप बेचते हैं, आपने तो अभी तक ये देखा होगा, आटा दाल चावल, आपके पास है ग्रॉसरी बिजनेस, तो आपके लिए गुड्स क्या है? आटा दाल चावल है गुड्स। लेकिन आपके दुकान में तो फर्नीचर भी रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का फैन भी रखा हुआ है, वो तो गुड्स नहीं है ना, वो तो आपने डील करने के लिए यानी कि खरीदने बेचने के लिए तो नहीं रखा है ना, वो तो आपने क्या करने के लिए रखा है? वो आपने रखा हुआ है इसलिए क्योंकि आपको सामान बेचने में मदद मिल सके, उसका बेनिफिट आप लंबे समय तक ले सकें। जो तराजू रखा हुआ है, तो ये क्या है? आपके लिए एसेट है, गुड्स नहीं है। गुड्स क्या है? जिसमें आप डील करोगे, आटा दाल चावल या जो भी चीज़ें हैं रखी हुई। अब मेरी बात आते हैं, आपका बात होगी। अब आपने मेरे यहाँ से फर्नीचर खरीदा, आपने मेरे यहाँ से क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो मेरे लिए फर्नीचर क्या है? वो आपके लिए तो वो फर्नीचर क्या है? एसेट है, क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो मेरे लिए फर्नीचर क्या है? मेरे लिए वो गुड्स हो गया, आपके लिए वो एसेट हो गया, क्योंकि मैं किस में डील कर रहा हूँ? अब मेरा बिजनेस फर्नीचर को खरीदना बेचना है, तो इसलिए मेरे लिए गुड्स क्या हो गया? फर्नीचर। तो ध्यान रखना कि कोई भी एसेट, फर्नीचर भी एसेट है और आपका गुड्स भी एसेट है। कोई भी एसेट गुड्स हो सकती है, बशर्ते ये कि आप किस में डील करना चाहते हो, किस में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, किसको बेचकर खरीदकर प्रॉफिट कमाना चाहते हो। बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या हो सकती है? गुड्स हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए वो होती हैं एसेट। आपके लिए फर्नीचर एसेट हो सकता है, लेकिन फर्नीचर वाले के लिए वो क्या होगी? गुड्स होगा। कार आपके लिए एसेट हो सकती है, फिक्स एसेट्स हो सकती है, लेकिन कार आपके लिए फिक्स एसेट हो सकती है क्योंकि आप तो बार बार खरीदोगे बेचोगे नहीं, लेकिन कार डीलर के लिए वो क्या है? एक गुड्स है, वो सामान है, क्योंकि उसी में वो बेचकर खरीदकर प्रॉफिट कमाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। ड्राइंग्स क्या चीज़ है? ड्राइंग्स के बारे में ध्यान रखना है। ड्राइंग मतलब बिजनेसमैन कभी कभार अपनी दुकान से कुछ पैसा, कुछ सामान विड्रॉ कर लेता है अपने खुद के यूज़ के लिए, तो उसे बोला जाता है ड्राइंग। ठीक है, विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फॉर द सेल्फ पर्पजेज। बिजनेस से निकाला, आप कहोगे बिजनेस तो उसी का, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में बिजनेस को और उसके पर्सनल पर्पस को अलग रखा जाता है। बिजनेस का इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है। जैसे मान लिया जाए एक्स एक आदमी है,
इसने अपना एक बिजनेस शुरू किया एक्स एंड सन्स नाम से, ठीक है। तो एक्स को एक अलग एंटिटी माना जाएगा और एक्स एंड सन्स को एक अलग एंटिटी माना जाएगा। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे, एजम्पशंस को हम आगे पढ़ेंगे। इसको अलग एंटिटी है क्योंकि एक आदमी है ये, लेकिन एक बिजनेस का भी तो अपना अस्तित्व है ना। बिजनेस का अस्तित्व किस में है? लॉ की नज़र में। टैक्स किस पे पड़ेगा? देखो, बिजनेस में बिजनेस टैक्स पड़ेगा और एक्स जो कमाएगा उस पर इनकम टैक्स पड़ेगा, यानी कि दो अथॉरिटीज हैं। इस पर इनकम टैक्स, इसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा और इसको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सामान कौन बेच रहा है? बिजनेस बेच रहा है। तो इसीलिए ये टू एंटिटीज होती हैं, ये ध्यान रखें। तो अगर क्या होगा, एक्स किससे विड्रॉ करा सामान? एक्स अपने बिजनेस से विड्रॉ करके अपने घर ले जाता है और बच्चों को खाना वगैरह वहीं से खिला रहा है और उसका कोई पेमेंट तो कर नहीं रहा यहाँ, तो वो कहलाता है ड्राइंग्स। अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ से पैसा निकालना या सामान निकालना कहलाता है ड्राइंग्स। परचेजेज क्या है? परचेजेज मतलब होता है सामान की खरीद को परचेज बोलते हैं। गुड्स को खरीदना परचेज होता है। परचेज मतलब कोई भी सामान आप खरीद रहे हो वो क्या है? परचेज है। तो ये उधार भी खरीद सकते हो तो क्रेडिट परचेज कहलाएगा, कैश में खरीदोगे तो कैश परचेज कहलाएगा। स्टॉक क्या होता है? इसको इन्वेंट्री भी बोला जाता है। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है। जब कोई सामान बेचने से रह जाता है, ऐसा तो नहीं है कि साल भर, क्योंकि ध्यान रखना हमारे बिजनेस के अकाउंट 12 महीने के अंदर में बनने होते हैं, ठीक है। तो 12 महीने के एंड, जब 12 साल भर का एंड हो जाता है, जैसे हम तो अभी तो कैलेंडर ईयर ही मानते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो आप ध्यान रखना कि 31 दिसंबर को किसी भी दुकान में सामान खाली तो नहीं हो जाता है ना, कुछ तो सामान बचे रहता है। तो 1 जनवरी को वो क्या बोलेगा? 1 जनवरी को जो पिछला साल सामान बचा होगा उसे बोलेंगे स्टॉक। हमारा भी ऐसा होता है, कभी कभार राशन हर महीने का तो हम लाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हर महीने की 30 तारीख या 31 तारीख को सारा राशन खत्म हो जाए। तो राशन जो स्टॉक में यानी कि हमारे पास बचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। अनसोल्ड जो सामान हमारे पास बचे रहेगा, नहीं बिक पाता, उसे बोला जाएगा लाइंग अनसोल्ड। क्या है ये? लाइंग अनसोल्ड उसे बोला जाएगा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसे बोलेंगे हम स्टॉक। डेटर्स पे आ जाते हैं फटाफट से। डेटर्स किसे कहते हैं? जिसको हमने सामान उधार बेचा है, अब उससे हमने पैसा लेना है। ये शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनकी वैलिडिटी क्या होती है, यानी कि हम कितना महीने तक उधार बेच सकते हैं। सालों तक थोड़ी ना सामान उधार बेचेंगे, 2 से 3 महीने, अधिक से अधिक 4 महीने के लिए उधार बेचा जाएगा, तो वो डेटर्स हैं। मैंने सामान उधार बेचा जिन व्यक्तियों को, उनको क्यूमुलेटिवली क्या बोला जाएगा? डेटर्स बोला जाएगा। एक आदमी को भी डेटर बोला जा सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, सारे के सारे को सामान अगर मैंने बेचा है उधार पे, तो सारे के सारे क्यूमुलेटिवली क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। डेटर्स क्लियर हो गया होगा। वैसे ही क्रेडिटर होते हैं उसका उल्टा। अब मैंने सामान बेचा है उधार, तो खरीद भी तो सकता हूँ ना उधार, तो क्रेडिटर्स क्या हो गए? ये डेटर मेरी एसेट्स हैं। अब मेरा अधिकार है कि मैं एक्स वाई जेड से पैसा रिकवर करूँ, ले लूँ, हक है मेरा, क्योंकि मैंने उनको सामान उधार बेचा था। अब मेरा हक बन गया कि उनसे मैं पैसा लूँ, तो ये एसेट होती है डेटर, ठीक है। क्रेडिटर क्या होते हैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। मैंने सामान खरीदा था इनसे, वाई मान लेते हैं वी लिमिटेड है, इनसे मैंने सामान खरीदा था। अब मैंने इनको 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 की ऑब्लिगेशन आ गई ना। मैंने वी लिमिटेड से 10,000 का सामान खरीदा है, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैंने इनको 10,000 रुपये देने हैं, तो मेरा ये ऑब्लिगेशन बन गया। तो ये जो ऑब्लिगेशन है किस रिगार्डिंग बन रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग सर्विसेज और एक्वायरिंग गुड्स। या तो मैंने सर्विस ली या फिर गुड्स खरीदा, उसके एवज में मैंने जो पेमेंट यानी जो ऑब्लिगेशन पे करनी है वो कहलाएंगी क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये आपने सारे के सारे नोट करने हैं, समझने हैं और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया। यहाँ आगे क्वेश्चन है, समरी भी है इसमें, ये आप पूरा कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि उसके आंसर क्या होंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के, ये आंसर यहाँ दे रखे हैं, इसको अच्छे से समझना, पहले पढ़ लेना टॉपिक। जितने भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है इसके आंसर ये मेंशन हैं, आप आराम से बनाना, उसको देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।